अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं और किस क्लास से हम क्या काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्लासेस का इस्तेमाल करूंगा। index.html की मैंने एक फाइल बना ली है। अच्छा, अब हमारे पास एक इशू आता है। एक इशू क्या आता है कि हमारे पास बूटस्ट्रैप के जो लिंक है ना, वो इंटरनेट के बगैर नहीं चलते। तो इंटरनेट के बगैर ना चलने की वजह से अगर मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, बूटस्ट्रैप के लिंक लगाए हुए हैं, तो वो जब तक ये काम नहीं करेंगे जब मेरे कंप्यूटर में इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि वो लिंक काम ही आपकी वेबसाइट से जाके वहां से सीएसएस और जावास्क्रिप्ट अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम और कर सकता हूँ। मैं अपने बूटस्ट्रैप और की सीएसएस और जेक्यूरी का जितना भी मटेरियल है उसको डाउनलोड करके अपनी फाइल में इंस्टॉल कर सकता हूँ। किस तरह कि मैं पहले अपने वेबसाइट पे आता हूँ, बूटस्ट्रैप 5.0 पे चले आऊँ मैं, या 5.3 पे चले आऊँ, मेरी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, 5.2 पर हूँ मैं। मेरे पास यहाँ पे लिंक्स हैं, सही है। मेरे पास एक सीएसएस का लिंक है और एक जावास्क्रिप्ट का लिंक है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो ये एचरेफ के अंदर जो लिंक लिखा हुआ है ना, सिर्फ एचरेफ के अंदर, इसको कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे आऊंगा, यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कर दूंगा। तो मेरे पास ये पूरी सीएसएस बूटस्ट्रैप की जितनी भी सीएसएस है ना, वो सब आ गई। इसी तरह मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे आऊंगा, जावास्क्रिप्ट का पूरा बंडल सिर्फ एचरेफ के अंदर तक का, यानी .min.js तक का कॉपी करूंगा, और दूसरी टैब में मैंने कंट्रोल V किया और एंटर कर दिया। ये पूरी जावास्क्रिप्ट आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करके कंट्रोल A प्रेस करूंगा, ऑल सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल C कर लिया, कॉपी कर लिया। अब अपनी मैं उस पर आऊंगा, अपने वेबसाइट के फोल्डर में। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो स्ट्रक्चर बताया है, फाइल स्ट्रक्चर, जिसमें HTML की फाइलें बाहर रहती हैं मेन डायरेक्टरी के, और बाकी सारी चीजें एसेट्स के फोल्डर में रखता हूँ मैं। ऐसा ही है, तो मैं एक एसेट का फोल्डर बना लेता हूँ जिसके अंदर एसेट्स, एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बनेगा मेरा स्टाइलिंग का, ठीक है, और एक फोल्डर बनेगा मेरा किसका, जावास्क्रिप्ट का, यानी JS का। तो मेरे पास दो फोल्डर्स होगा। मेरे ख्याल में जावास्क्रिप्ट अंदर आ गया है, तो स्टाइलिंग के अंदर जाते हैं, पहले एक फाइल बना लेते हैं ताकि वो अलग अलग दिखे। अभी जावास्क्रिप्ट है तो बूटस्ट्रैप .js, जावास्क्रिप्ट के अंदर था तो मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई। ओ, बेसिकली स्टाइलिंग के अंदर ही है। जावास्क्रिप्ट को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एसेट्स में ले जाता हूँ। अब सही है। स्टाइलिंग के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई, तो मैं इसको .css कर लेता हूँ, ठीक है। स्टाइलिंग के अंदर मेरी बूटस्ट्रैप .css की फाइल है, और जेएस के अंदर मैं कौन सी फाइल बनाऊंगा, बूटस्ट्रैप .js की। सिंपल। अब मैंने अभी जो कोड कॉपी किया है वो किसका किया है, सीएसएस का या जावास्क्रिप्ट का? मैंने सीएसएस का कोड कॉपी किया है। कैसे पता? कि मैंने लिंक ही वहां से सीएसएस से उठाया था। और बाकी यहाँ पे रूट वगैरह से आपको अंदाजा हो जाएगा, तो आप बारी बारी करेंगे। पहले मैंने ये वाला लिंक कॉपी किया था, ये .css का है। मैं अपने कोड में आता हूँ, सीएसएस की फाइल में आता हूँ, यहाँ पे आके कंट्रोल V यानी पेस्ट कर देता हूँ। था तो बहुत सारा, ये आया कम है, बेसिकली ये कम नहीं आया। ये कोड बेसिकली 1 लाइन कोड हुआ है। देख रहे हो, ये आगे जा रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल ऑल्ट जेड, सॉरी कंट्रोल नहीं, ऑल्ट जेड करेंगे तो ये सारा आपका आगे पूरा कोड है सीएसएस का। इसी तरह मैं जावास्क्रिप्ट के कोड पे आता हूँ, कंट्रोल C, और उसके बाद वापस आता हूँ, और जावास्क्रिप्ट की फाइल में जो मैंने bootstrap.js की फाइल बनाई है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ऑल्ट जेड कर देता हूँ। मेरे पास पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया है। अब मुझे लाइव लिंक की जरूरत नहीं है। अब जब भी मुझे बूटस्ट्रैप लगानी होगी अपने किसी भी पेज में, तो मैं सिंपल जिस तरह अपनी सीएसएस की फाइल अटैच कराता था, अब मुझे कॉपी करके नहीं आना। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिंक लिखूंगा, और उसके अंदर स्टाइल शीट के अंदर अपनी एसेट्स के अंदर स्टाइलिंग के अंदर bootstrap.css जो मैंने फाइल बनाई है अभी, वो मैं लिंक करवा दूंगा। और इसी तरह मैं स्क्रिप्ट का टैग नीचे खोलूंगा, स्क्रिप्ट SRC, और SRC में मैं एसेट्स के अंदर, JS के अंदर बूटस्ट्रैप, ठीक है। अब मेरी ये बूटस्ट्रैप जो है वो ऑफलाइन लग गई। अब मुझे इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, मैं जितना भी काम करूंगा वो मेरा ऑफलाइन चलेगा। इससे आपका एक काम आसान हो जाता है कि भाई जब भी आप कोई काम करो तो आपका ये इंतजार नहीं करना पड़ता कि भाई इंटरनेट आएगा तो मुझे अप्लाई होकर दिखेगा, वरना चीज़ अप्लाई नहीं होती है। तो मेरी अब CSS और जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स हैं बूटस्ट्रैप की, वो लग चुकी है और ऑफलाइन हो गई है। तो अब हम काम करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम किस तरह अपनी कार्ड्स के अंदर चेंजेस करते हैं बाय हेल्पिंग क्लासेस, बाय यूजिंग क्लासेस। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक डिफ ले लेता हूँ सिंपल। मैंने एक डिफ ले लिया, डिफ के अंदर मैंने एक H1 ले लिया। H1 में मैंने लिख दिया बूटस्ट्रैप, ठीक है।
अब देखो, सीधी सी बात, यहाँ पे वो बूटस्ट्रैप लिखा हुआ आ गया, ऐसा ही है। ये बेसिकली एक डिफ के अंदर है। मुझे देखना है वो डिफ कितनी बड़ी है, मुझे देखना है डिफ कितनी बड़ी है। तो मैं क्या करता था, जोर से बोलो, बैकग्राउंड कलर लगाता था या तो बॉर्डर लगाता था। तो बैकग्राउंड कलर के लिए पहले मैं डिफ को क्लास देता था और स्टाइल में आके मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना पड़ता था। अब मुझे ये करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सिंपल आऊंगा, क्लास लूंगा, क्लास में बोलूंगा बीजी प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब ब्लू कलर। मेरे पास बैकग्राउंड में ब्लू कलर लग गया। अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं भी बोलूंगा बीजी रेड। सॉरी, रेड नहीं, डेंजर। रेड कलर चाहिए तो मैं बोलूंगा बीजी डेंजर, तो रेड कलर आ जाएगा। इसी तरह मेरे पास लाइट है, डार्क है, इन्फो है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। मेरे पास कुछ नहीं 8 कलर्स बूटस्ट्रैप के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं मुझे, जिनके मुझे नेम्स पता होने चाहिए बस। मैंने बैकग्राउंड में कलर लगाना था, लगा दिया। अब जो इसकी विड्थ है ना, वो बड़ी हो रही है, विड्थ छोटी करनी है। तो विड्थ के मेरे पास जो क्लासेस हैं वो टोटल 4 हैं। मेरे पास एक है 25, 50, 75 और 100। ये इस्तेमाल कैसे होती है? मैंने कहा भाई W25, W-25। मैं जैसे ये लिखूंगा, मेरी डिफ देखो कितनी हो गई, 25% हो गई स्क्रीन के। मैं अगर 50% चाहता हूँ तो W-50, मेरी डिफ कितनी हो गई, 50% हो गई है। मैंने कहा भाई W-75, तब ये 75% हो गई है। और जब मैं बोलूंगा W-100, तो ये क्या हो जाएगी, फुल 100% हो जाएगी। मतलब अगर मैं विथ को चाहता हूं कि मैं हैंडल करूं, तो इसमें मैं 4 तरीकों से हैंडल कर सकता हूं, और परसेंटेज वाइज, यानी परसेंटेज पे काम हो रहा है, ताकि हमारी चीज जो है वो रिस्पॉन्सिव रहे, और छोटे या बड़े होने पे स्क्रीन वो उसी स्क्रीन की 25 या 50% ले रहा हो, उसी स्क्रीन का 25 या 50% ले रहा हो। अब मैंने कहा भाई विथ ज्यादा बड़ी हो रही है, 50 कर लेते हैं। ठीक है, 50 हो गई है वो। अच्छा, इसकी हाइट भी मैं, वेट 50 भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 25 कर लेते हैं। हाइट भी 25% कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे हाइट 25 नहीं हुई, वजह क्योंकि मेरे अंदर का जो कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट मेरी क्या है, ऑटो है। तो मैं इसको ऑटो ही रहने दूंगा, मुझे इसको 25 करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि 25 लेकिन हो, 25 हो, क्योंकि अब मुझे इसको थोड़ा सा, इसकी डिफ को क्या करना है, बड़ा करना है। और परसेंटेज पे जब काम नहीं चलता ना, परसेंटेज के ऊपर जब काम नहीं कर चलता, तो मैं व्यू पोर्ट हाइड लेता हूँ। व्यू पोर्ट का मतलब हमने पता किया था, मैंने बताया था कि एक स्क्रीन बेसिकली आपका व्यू पोर्ट है, हर स्क्रीन के हिसाब से वो चेंज होगा। अब व्यू पोर्ट हाइट और डैश लगा के मैं 25, 50, 75, 100 कर सकता हूँ। व्यू पोर्ट हाइट लेने के लिए मैं सिंपल क्या करूंगा करूंगा VH-25। अब ये बड़ी हो जानी चाहिए थी, मेरे ख्याल में कोई टैक्स नहीं है, इस वजह से नहीं हो रही है। व्यू पोर्ट विड्थ का भी इसका यही काम है। नहीं, खैर इसको रहने देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहता हूं इसके अंदर जो है ना, पैडिंग नहीं है। मेरे H1 जो है उसके अंदर मुझे डिफ के अंदर पैडिंग देनी है, ताकि H1 जो है ना थोड़ा सा अपनी बाउंड्री से हट जाए। मैं चाहूँ तो डिफ को पैडिंग दे सकता हूँ, या H1 को मार्जिन दे सकता हूँ, बात मेरी बराबर है। H1 को मार्जिन दे सकता हूँ और डिफ को पैडिंग दे सकता हूँ। तो अगर मुझे पैडिंग देनी होगी तो क्या करना होगा, मैं यहाँ पे P लिखूंगा, हाइफन, और मेरे पास टोटल 5 किस्म की पैडिंग्स हैं, 1 से लेके 5 तक। 1 से लेके 5 तक ये बिल्ट इन पैडिंग है। P1 का क्या होता है आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखा देता हूँ P1 किसके बराबर है। Ctrl+F, फाइंड करते हैं यहाँ पर, Ctrl+F, P-1। नेक्स्ट, मेरे पास कहाँ आ रहा है, गैप है ये रहा P1। P1 में पैडिंग कितनी आ रही है, 0.25 आ रही है, 0.25। REM हमारा यूनिट है एक, हमने REM का यूनिट का सवाल किया था, तो ये 1 REM नहीं, 0.25 REM यूज कर रहा है। 0.1 पे वो P1 पर। P2 पे कितना यूज कर रहा है, P2 पे मेरा यूज कर रहा है ये 0.5, डबल। P3 पे उसका डबल, 1 REM। P4 पे 1.5, और P5 पे 3 REM यूज कर रहा है। और अगर
जीरो लिख दूंगा तो वो पैडिंग जो अगर किसी जगह तरीके से लगी हुई होगी, कहीं से भी लगी हुई होगी, तो मैं पी जीरो करने से मैं पैडिंग को हटा भी सकता हूँ। तो यहाँ पर आता हूँ, मैं बारी बारी सारी पैडिंग्स लिखता हूँ यहाँ पर। मैंने कहा भाई P1, तो फर्क देखो, ये 0.25 पैडिंग आई है। मैं P2 करूंगा इसको तो और बढ़ गई, P3, ठीक है, बढ़ रही है। और अगर मैं डायरेक्ट P5 कर दूं तो 3 REM की ये पैडिंग इसने ऐड कर दी है मेरी डिफ में। सही है। मतलब अब मुझे पैडिंग भी देनी है तो मुझे उसको क्लास बना के स्टाइल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं 1 2 3 4 5 5 किस्म की पैडिंग्स हैं जिसका मैं यूज करके अपना काम कर सकता हूं। अच्छा, ये जैसे ये P से पैडिंग है, मैं इसको 2 कर देता हूँ, जनरल रखते हैं। मेरे पास M फॉर मार्जिन है, और मार्जिन में भी मेरे पास यही 5 ऑप्शंस हैं, 1 से लेके 5 तक। उनकी यूनिट्स भी सेम है, यानी M1 पे 0.25 REM की देगा, M2 पे 0.5 की, M3 पर 1 की, M4 पर 1.5 की, और M5 पर 3 REM की। मैं यहाँ पे डायरेक्ट M5 देता हूँ। देख रहे हो मेरी डिफ कहाँ आ गई, 3 REM की मार्जिन चारों तरफ आ गई। डिफ को दिए तो डिफ के ऊपर आई है। अगर मैं H1 को देता तो H1 बीच में आता और रेड कलर का जो बॉक्स है वो बढ़ जाता। ठीक है, तो मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूं कि मेरी जो डिव है, मेरी जो डिव है वो कंप्लीट पेज की हो जाए, कंप्लीट पेज की हो जाए। अप्लाई करके देखते हैं। WB 100, HB 100, एच किसी वजह से काम नहीं कर रहा। VH पे काम कर गया ये। VH 100 करने से क्या हो गया, व्यू पोर्ट हाइट 100% हो गई। सही है। अब मैं चाहता हूं बूट स्ट्रैप जो है ना, जो मेरा बूट स्ट्रैप लिखा हुआ है वो सेंटर में है। बूट स्ट्रैप जो लिखा हुआ है वो सेंटर में है। अब सर आपने बताया था कि पैडिंग को हम स्टाइलिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी लेकर आया हूँ स्टाइलिंग की स्क्रिप्ट को कम करने के लिए। अभी मैं P या M का जो इस्तेमाल कर रहा था वो चारों तरफ लगा रहा था, लेकिन सर स्टाइल से अगर मैं CSS करूं तो मैं किसी पर्टिकुलर चीज को भी वो कॉल करा के उस पर भी दे सकता हूँ, जैसे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट को भी मैं पैडिंग देता था, मार्जिन देता था, इस तरह करके। तो मैं इसमें किस तरह दूं, अगर मुझे पैडिंग सिर्फ टॉप देनी है या मार्जिन सिर्फ बॉटम देनी है, तो मुझे क्या फिर स्टाइलिंग करनी पड़ेगी? नहीं, मेरे पास यही क्लासेस इसमें भी हैं कि मतलब अगर मुझे टॉप देनी है, पैडिंग टॉप देनी है तो मैं PT लिखूंगा, बॉटम देनी है पैडिंग तो PB लिखूंगा। लेफ्ट और राइट का 5 और 5 से ऊपर वाले वर्जन में चेंज हो गया है, अब ये स्टार्ट और एंड हो गया है। लेफ्ट होता है स्टार्ट और राइट होता है एंड। तो यहां पे अगर मुझे लेफ्ट में पेंडिंग देनी है तो मैं PS बोलूंगा, और अगर राइट में पेंडिंग देनी है तो मैं PE बोलूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पर अगर मार्जिन, मैं बूटस्ट्रैप को मैं बूटस्ट्रैप को मार्जिन अब देना चाह रहा हूं। सही है, मैंने यहां पे क्लास दी, मैंने कहा MT टॉप पर मार्जिन आ जाए 5 की। देखो ये ऊपर से नीचे आया, लेफ्ट से आगे नहीं बढ़ा, सिर्फ ऊपर से नीचे आया। मैंने कहा कि भाई MT नहीं, MS। MS से क्या होता है, लेफ्ट से आएगी मार्जिन। देखो ऊपर अपनी जगह पर चला गया, लेफ्ट से ये 3 REM आगे आ गया। ठीक है, तो मैं बूटस्ट्रैप में सिर्फ चारों तरफ ही नहीं, मैं चारों तरफ के अलग अलग पैडिंग को भी कॉल करके टारगेट करके उसमें अप्लाई कर सकता हूं। ये आपके ऊपर है कि आप किसको करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन मुझे बूटस्ट्रैप एक वजह से और भी पसंद है। बूटस्ट्रैप में आपने इस तरह तो कर दिया, इसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस भी है। मैं चाहता हूं कि मैं पैडिंग दो तरफ की दूं, मैं पैडिंग दो तरफ की दूं। आपको दो तरफ की पैडिंग इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी अगर ये हाइट 100% रहेगी। मैं हाइट को 100% से हटा देता हूँ, और W को भी 100% से हटा देता हूँ, तो थोड़ा सा क्लियर होगा। W को रख देते हैं 25। ठीक है, अब मैं मार्जिन देना चाहता हूं एक्स एक्सिस में, यानी स्टार्ट और एंड दोनों में। मैं यहां पे लिख दूंगा MX5। मेरे पास दोनों जगह वो आ गई।
मैं इसकी पैडिंग हटा देता हूँ ताकि रियल आपको आंसर समझ में आए। देख रहे हो, सिर्फ एक्स एक्सिस में आ रही है। ये 25 की वजह से बेसिकली ये 25% इसने बट ली हुई है, यहाँ की पैडिंग आपको दिख नहीं रही, यहाँ की मार्जिन आपको दिख नहीं रही। लेकिन यहाँ पर ये जो विद आई हुई है वो 25 आई, वो एम एक्स जो आई हुई है वो 5 आई हुई है। 5 यहाँ से और 5 यहाँ से। ये जो विद है ये 25 की वजह से आ रही है। तो ये मैं चाहता हूँ एम एक्स नहीं, एम वाई, टॉप बॉटम। टॉप बॉटम में 5 की मार्जिन दे दूं तो देखो, टॉप और बॉटम में 5 की मार्जिन आ गई, और वो बूटस्ट्रैप में आ रही है। टॉप बॉटम में आ रही है 5 की मार्जिन, टॉप पे भी आ गई और बॉटम पे भी आ गई। ऐसे ही है। हाँ भी तो ये बात ऐसे ही है। बूटस्ट्रैप नीचे आ गया ना। मैं मार्जिन दे रहा हूं तो वो बेसिकली डिव जो है उससे चुपकी हुई ही है। डिव जो है ना उससे चुपकी हुई है। तो एम एक्स और एम वाई आपको ज्यादा अच्छा, चलो पी से समझा देते हैं कि भाई मैं पी एक्स दे रहा हूँ। अभी देखो ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। वेज इसकी किसी तरीके से ऑटो कर दें, ऑटो करने से शायद, हाँ ऑटो करने से ये इसके से चिपक जाए शायद। नहीं, 100% नहीं आ रही है। इसकी 25 ही रखते हैं चलो। जीरो करने से क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं हो रहा। विद मैंने 25 रखी हुई है। मैं इसको पी एक्स नहीं, पी वाई दे देता हूँ। टॉप एंड बॉटम भी। किसको दे रहा हूँ? डेफ को। टॉप एंड बॉटम की पैडिंग दे रहा हूँ। टॉप और बॉटम की क्या दे रहा हूँ? पैडिंग दे रहा हूँ। मैंने 5 कर दिया। टॉप से भी पैडिंग आ गई और बॉटम से भी पैडिंग आ गई। अब बेसिकली जो मैं समझाना चाह रहा था ना, वो ये था कि मैं इन दोनों को हटाता हूँ। मैं डब्ल्यू भी 100 करता हूँ, और व्यू पोर्ट हाइट भी 100 करता हूँ। मेरे पास पूरा वो हो गया। मैं ना इस बूट स्ट्रैप को सेंटर में लाना चाहता हूँ। बूट स्ट्रैप को सेंटर में लाना चाहता हूँ। तो बेसिकली मुझे बूट स्ट्रैप को एक तो मार्जिन देनी है, पहली चीज। मार्जिन देनी है मुझे बूट स्ट्रैप को, यानी H1 को मार्जिन देनी है। लेकिन ऊपर से देनी है ताकि वो इतनी देनी है कि वो नीचे आ जाए। इतनी देनी है वो नीचे आ जाए। और ज्यादा अगर दे दूंगा तो वो फिर नीचे चले आएगा, सेंटर में नहीं रहेगा। तो मेरे पास एक्स वाली कैटेगरी है, एक्स और वाई। वाई भी दे सकता हूँ, वाई एक्सिस में भी और एक्स एक्सिस में भी। लेकिन वाई में और एक्स में 5 से ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। 5 से ज्यादा वैल्यू है ही नहीं। तो बूटस्ट्रैप में मेरे पास एक ऑप्शन और भी है, ऑटो का। अगर मैं इसमें बूटस्ट्रैप को यानी H1 को एम वाई हाइफन ऑटो बोल देता हूँ, तो ये मेरे पास नहीं आया। एक्स करके देखते हैं, सिर्फ एक्स पे शायद काम करता है। वेट तो पूरी है। इधर पी दबा के देखते हैं, पी एक्स। बताओ जरा, चलता तो है ये? लाइफ लिंक की वजह से तो नहीं? नहीं, हमने तो वो लगाया है। ये मेरे ख्याल में बॉक्स के ऊपर चलेगा कुछ, वो देखेंगे उसको। एम एक्स ऑटो करने से मैं किसी भी चीज को, किसी भी बटन को सेंटर में ले आता हूँ। अगर मैं एम एक्स ऑटो करूंगा तो वर्टिकली सेंटर, ओ हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है। और अगर मैं एम वाई ऑटो करता हूँ तो वर्टिकली आ जाता है। ऑटो का क्या मतलब है कि उस बॉक्स में जितना, जिसके अंदर जो चीज है, उसकी जो विड्थ है, उसकी अगर मैं एक्स दे रहा हूँ, पी एक्स दे रहा हूँ या एम एक्स दे रहा हूँ, उसकी जो विड्थ है, उस हिसाब से दोनों तरफ जितना भी खाली स्पेस है उसमें बराबर बराबर का मार्जिन दे दो। या पी है तो बराबर बराबर की पैडिंग दे दो। अब इसमें मुझे कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। वो उसको दोनों तरफ इक्वल रख के आपकी चीज को कहाँ ले आएगा? सेंटर में ले आएगा। आपकी चीज को कहाँ ले आएगा? सेंटर में ले आएगा। वरना सेंटर में लाने का मेरे पास एक और बहुत जबरदस्त तरीका है। पी एक्स पी उसकी जगह
मैं यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स यूज कर सकता हूँ। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स जस्टिफाई क्यों नहीं चल रहा? हाँ ऑफलाइन चल रहा है, लिंक नहीं लगाया मैंने। लिंक लगा के देखो, हो सकता है लिंक का इशू हो। लिंक का तो इशू नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है इसको। मतलब जितनी भी अभी मैंने PX MX किया था, वो H1 उसका काम करता है। हो सकता है ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता हो, H1 पे काम नहीं कर रहा। हम्म। चलो चेक कर लेंगे बाद में इसको। अभी तो ये हमने क्या क्या चीजें देखी। हमने मार्जिन देख ली किस तरह लगा सकते हैं, हमने पैडिंग देखी किस तरह लगा सकते हैं, और ये पैडिंग और मार्जिन की तो हमें बहुत जरूरत पड़ती है। हर ऑब्जेक्ट में हमें पैडिंग चाहिए, हर ऑब्जेक्ट में हमें मार्जिन चाहिए होती है, कभी ऊपर से तो कभी नीचे से चाहिए। तो अब मैं इजीली, मुझे कोई क्लास नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना है, उसकी बस क्लास ओपन करनी है और P-1 P-2 P-3 करके मैं उसकी पैडिंग और मार्जिन को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मुझे अलग अलग चाहिए तो PT यानी पैडिंग टॉप, PB यानी पैडिंग बॉटम, PS यानी पैडिंग लेफ्ट, PE यानी पैडिंग राइट, मैं इस तरह भी कर सकता हूँ। और मैं PX और PY से भी कर सकता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मतलब मैं चारों तरफ से पैडिंग अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकता हूँ, और मार्जिन भी। यहां तक क्लियर है? बैकग्राउंड कलर तो मैंने इससे चेंज कर लिया। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे टेक्स्ट कलर करना है। ये टेक्स्ट कलर करना है, तो मैं यहाँ पे क्लास खोलूंगा। मैं बोलूंगा टेक्स्ट, डार्क तो ऑलरेडी है, ये प्राइमरी कर देता है। मैं क्लास दे रहा हूँ ना, मैं जो क्लास दूंगा वो क्लास उसके ऊपर, वो स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। बेसिकली टेक्स्ट प्राइमरी की जो स्टाइलिंग है, वो बूटस्ट्रैप में टेक्स्ट प्राइमरी की क्लास में ही होगी ना। तो मुझे बस सिर्फ क्या, उसके क्लास का नाम लिखना है क्या वैसे ही तो। उसको भी BG दिया था, BG यानी बैकग्राउंड। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट। नहीं, नहीं, यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आपके पास ये लिमिटेशन है कि आप जो ये 8 नेम्स हैं, ये ही यूज करोगे। इनका कलर अगर समझ में ना आए तो फिर उस सेंस में आप फिर आप स्टाइलिंग यूज करोगे। अगर आपको कोई कलर नहीं रखना वो, तो आप उस सेंस में कलर फिर दूसरा यूज कर लोगे स्टाइल के थ्रू। क्लास तो अभी भी, वो वाली फैसिलिटी तो खुली हुई है ना कि आप कोई क्लास रखो उसके और उसकी जाके स्टाइल। मैं ये नहीं कह रहा कि बूटस्ट्रैप अगर आप इस्तेमाल करो तो स्टाइलिंग बिल्कुल ही नहीं करोगे, आपकी स्टाइलिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आप बस वो वाली स्टाइलिंग करोगे जो बूटस्ट्रैप से नहीं हो रही होगी। जैसे होवर वगैरह बूटस्ट्रैप से नहीं होता, सही है, फोकस बूटस्ट्रैप से नहीं होता, एंड चाइल्ड वगैरह बूटस्ट्रैप से नहीं होता। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो बूटस्ट्रैप से नहीं होती, वो आप अपने उससे करोगे। सिंपल, जैसे CSS अप्लाई होती है वैसे करोगे। टेक्स्ट प्राइमरी मैंने किया तो यहाँ पे देखो देहो चल गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से चल गया वो। MX ऑटो हुआ हुआ था, मैंने उसको मिटाया ना, इस वजह से नहीं चल रहा था वो। सही है। मैंने ये अपने डिफ में क्या लगाया, डिस्प्ले फ्लेक्स यानी डीफ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इन सबको हाइफन के साथ रखा है, स्पेस नहीं है कोई भी। और अलाइन आइटम सेंटर, इसकी मदद से मेरा बूटस्ट्रैप कहाँ गया, सेंटर में। कलर क्या हो गया इसका, ब्लू। मुझे इसका टैक्स जो है वो बड़ा करना है, अपर केस करना है मुझे, अपर केस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस है या ट्रांसफॉर्म अपर केस है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म शुरू कर देते हैं।
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ट्रांसफॉर्म अपर केस करके देख लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाते हैं और एक बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेते हैं। बूटस्ट्रैप 5 क्विक स्निपेट, देख रहे हो? इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। और बूटस्ट्रैप इंटेलिसेंस को कर लेते हैं। इससे देखना क्या होगा। इससे ये होगा कि जब मैं कोई बूटस्ट्रैप की क्लास लिख रहा हूँ, ये मुझे सजेशन दे रहा होगा उस क्लासेस का। जैसे अभी मैं क्लास लिखने जा रहा हूँ टेक्स्ट की, तो देखो टेक्स्ट प्राइमरी दे रहा है ये मेरे पास। ये तो वो आ रहे हैं, पूरे पूरे फॉर्म्स आ रहे हैं। टेक्स्ट इंटेलिजेंस हो गई है। देखो बीजी वगैरह सारे आ रहे हैं। बूटस्ट्रैप 5 को हम हटा देते हैं, सिर्फ वो रखते हैं। क्विक स्निपेट को हटा देते हैं। इंटेलिजेंस रखते हैं। सही है, ये डिसेबल कर दिया मैंने। ये जब मेरे ख्याल में जब आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो सही से लग जाएगी। अच्छा जी, टैक्स लगा दिया मैंने, प्राइमरी बीजी लगा दिया मैंने, ब्लैक मेरे पास कलर्स कॉम्बिनेशन के लिए। टैक्स में अगर कोई कलर करना है तो मैं टैक्स के साथ लिखता हूँ कलर, बैकग्राउंड में करना है तो बीजी के साथ लिखूंगा मैं। तो ये बैकग्राउंड आपकी स्टाइलिंग वो पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई, हाइट विड्थ हो गई, हमने हाइट विड्थ देख ली। हमने कलर्स देख लिया, टेक्स्ट का भी देख लिया, बैकग्राउंड का भी देख लिया। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने अभी देखा, वो चला नहीं। दोबारा ट्राई करते हैं, शायद चल जाए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस नहीं चल रहा भाई, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नहीं चल रहा। टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी कर सकते हैं हम इसमें। टेक्स्ट डेकोरेशन अभी तो अंडरलाइन करते हैं, देखते हैं अंडरलाइन लग रही है नहीं। ठीक है, कैसे लगी तैयबा? तैयबा अंडरलाइन कैसे लगी है? बातें कर लो बातें। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन मैंने हाइफन के साथ लिखा, लग गई, जबकि मुझे स्टाइल में लिखना पड़ता है। तो काफी सारी आपकी सीएसएस है जो कि आप बूटस्ट्रैप के थ्रू कर सकते हो। सही है। अब बात आती है कि सर हम कार्ड्स कैसे बनाएं, जो कार्ड्स बनते हैं, और रिस्पॉन्सिव कार्ड्स कैसे बनाएं। कौन से? रिस्पॉन्सिव। तो बूटस्ट्रैप में आप एक चीज याद रखिएगा, बूटस्ट्रैप में हमारे पास ग्रिड सिस्टम होता है। वैसे तो हमारे पास स्टाइल में भी ग्रिड सिस्टम है, डिस्प्ले ग्रिड करके, लेकिन बूटस्ट्रैप ने उसको थोड़ा सा और इजी कर दिया। कैसे? कि मैं यहाँ पे एक मेन डिफ लूंगा और उसके अंदर मुझे कार्ड्स बनाने हैं बेसिकली। मैं इस मेन डिफ की क्लास रखूंगा रॉ। सही है। एक रॉ, रॉ का मतलब है एक लाइन की बात हो रही है, दूसरी लाइन की बात नहीं हो रही। और एक रॉ में 12 कॉलम आ सकते हैं। एक रॉ में 12 कॉलम आ सकते हैं, 12 कॉलम की जगह होती है। सही है। मैं यहां पर आया, मैंने एक डिफ ली। सही है। क्लास मैंने इसको दे दी सिंपल कॉल कॉलम। सही है। और इस डिफ का मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं।
इसलिए मैं आपको रॉ बताना चाह रहा हूँ अभी। बीजी टिंचर, कुछ लिखा हुआ नहीं है। H1 कार्ड वन, सही है। कॉल वन, पहला कॉलम इस साइज का होता है। इस तरह के मेरे पास इधर एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, ये 12 कॉलम आ सकते हैं। सही है। जैसे ही 13वां लिखूंगा, वो नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। यहां तक बात समझ में आई? 12 आ सकते हैं। अब 12 का डिवीजन किस तरह करना है, कि अगर मैं दो दो, कोई डिव दो दो कॉलम के बराबर की बनाता हूं, तो मेरे पास कितने कार्ड आएंगे फिर? 6 आएंगे। अगर मैं तीन तीन कॉलम की डिव बनाता हूं, 4 आएंगे। 3 4 12 होता है ना। और अगर चार चार कॉलम की बनाता हूं तो 3 आएंगे। मैं फिर दो दो कॉलम की बना, वो दो दो हो गया, छः छः कॉलम की बनाऊंगा तो, और एक 12 कॉलम की एक पूरी डिव भी बना सकता हूँ, जो पूरी 100% की आएगी फिर। तो इस तरह मैं अपने कार्ड की विथ को सेट कर सकता हूँ। मतलब मैं अब जितने आएंगे, मैं पहले इन सबको मैं मिटा देता हूँ। अभी देखो, कॉल वन कितना आ रहा है, इतना बड़ा है। कॉल टू 2 कॉलम के बराबर हो गया, सही है। कॉल थ्री 3 कॉलम के बराबर हो गया। अब अगर मैं कॉल थ्री को 3 दफा करता हूँ, तो 3 दफा करने पे इसने अभी तक 9 कॉलम को ऑक्यूपाई किया है। एक और दफा करूंगा, तो अब इसने 12 के 12 कॉलम्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो इस तरह मैं अपने कार्ड्स को सेट करता हूं। अब अगर मेरी स्क्रीन छोटी होती है, देखो, इसकी विड्थ खुद छोटी और बड़ी हो रही है, देख रहे हो? खुद से करीब आ रहे हैं और खुद से दूर आ रहे हैं। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। इसे क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिव है। अब इसके अंदर कार्ड्स रख के देख लेते हैं कि कार्ड कैसे बनाएंगे। मैं बेसिकली रॉ, रॉ के अंदर रॉ मैंने वो रॉ के अंदर मैंने एक कॉल थ्री लिया। उस कॉल थ्री के अंदर मैं बूटस्ट्रैप से कार्ड का एक कोड लेता हूँ। कार्ड्स का ये वाला कोड लिया मैंने, और इस वाली की जगह मैंने क्या कर दिया, पेस्ट। मेरा एक कार्ड आ रहा है और 3 का, मतलब मेरा जो ये कार्ड है ना, बेसिकली ये उतनी जगह लेता है जितना आपने जिस डिफ में आपने इसको रखा हुआ है। ये ऑटो एडजस्टेबल है। ये ऑटो एडजस्टेबल है। ये उतनी जगह लेगा जितना आपने उसको, जिस डिफ में आपने इसको रखा है। मैं अगर इसको 4 करता हूँ, इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर 2 करता हूँ, नहीं हो रहा है ये छोटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टाइल, इसको बाय डिफॉल्ट स्टाइल दिया हुआ है इसने विथ का, तो मैं इसकी स्टाइल की विथ हटा देता हूँ। अब ये छोटा हो गया। 3 पे 3 के कॉलम के बराबर हो गया काट। 4 पे ये 4 कॉलम के बराबर हो गया। वो असल में स्टाइल इसका दिया हुआ था, और स्टाइल उसको क्या कर रहा था, फिक्स विथ दे रहा था 18 REM की। मैंने वो हटा दी। अब उसको कोई फिक्स विथ नहीं दे रहा। अब वो उसके हिसाब से चलेगा जितना मेरा कॉलम का साइज है, यानी जो मेरी डिफ का साइज है। तो मैं यहाँ पे 3 3 कॉलम के 4 कार्ड ले लेता हूँ, और कोई एक इमेज भी रख लेता हूँ मैं अपने यहाँ पे। पिक्चर्स में देखता हूँ कोई पिक्चर मुझे मिल जाए। ये रख लेते हैं, PNG है। फोल्डर कहाँ है? एसेट्स में आते हैं। एसेट्स में आके IMG का फोल्डर, और उसके अंदर मैंने इसको रख दिया, फाइल को IMG के अंदर, ठीक है।
अब मैं अपने इंडेक्स में आया और IMG के टैग में SRC में आके मैंने राइट वो कंट्रोल स्पेस किया, एसेट्स, एसेट्स के अंदर IMG, IMG के अंदर इमेज। सही, मेरी इमेज लग चुकी है कार्ड में। अब मैं ऐसे कार्ड कितने ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ। 1, 2, 3, 4। 4 कार्ड आ गए। देख लो बीच में डिफरेंस भी आ रहा है खुद से। क्या? कार्ड की वजह से, कार्ड की अपनी कोई अपनी मार्जिन होती है ना, कार्ड की स्टाइलिंग में होती है। पैडिंग भी देखो ना, खुद से पैडिंग आ रही है। ये सिंपल डिफ नहीं है, इसमें सारी स्टाइलिंग हुई भी होती है, बहुत सोच समझ के बनाई गई है बूटस्ट्रैप। तो साइडों से करोगे तो आप रॉ पर आओगे। PX साइड है 2 आ गई। हम्म। दोनों तरफ से PX है ना, दोनों तरफ से आई है। दोनों तरफ से आ रही है भाई। अच्छा, 0 कर देता हूं मैं। दोनों तरफ से चिपका हुआ है। PX 1 किया था मैंने। आई है लेकिन नजर आपको कम आ रही है। PX 2 दोनों जगह है। वो आपको नहीं दिख रही, आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रही है, लेकिन ये दोनों जगह है। इधर भी है, उधर देखो स्क्रीन पर, तो इधर भी है और इधर भी है। और अगर मैं 5 करता हूँ, यानी सबसे ज्यादा जो होती है, तो इसने उस हिसाब से इसको कर दिया। सही है। हाइट अपने हिसाब से करेगा, विड्थ तो मैंने अपने हिसाब से दी है 3 की। अगर मैं दो दो की कार्ड बनाना चाहूँ तो कॉल 3 को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और दो दो के कार्ड बना देता हूँ। हम्म। अगर कोई एक वर्ड आपका मल्टीपल टाइम्स है और आप उस मल्टीपल टाइम के वर्ड्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप पहले पहले वाले को क्लिक करो, सेलेक्ट करोगे तो देखो बाकी भी सिलेक्शन आ रही है लेकिन सेलेक्ट हुई नहीं है। कंट्रोल D प्रेस करोगे तो बारी बारी दूसरा भी सिलेक्ट होता जाएगा, ये 2 सिलेक्ट हो गए एक साथ। तीसरा भी सिलेक्ट हो गया और चौथा भी हो गया। फिर मैं एरो की मदद से चारों की कर्सर्स को एक साथ मूव करके चारों में एक साथ लिख सकता हूँ। सही है? अभी मैंने दो दो के कर दिए हैं। एस्केप प्रेस करोगे तो दोबारा अपनी पहली जगह पर आ जाओगे जहां से आपने शुरू किया था। और दो दो के करने की वजह से मैं 2 कार्ड और बढ़ा सकता हूँ। देख लो कार्ड्स बन गए आसानी से, और मेरी विथ अपने हिसाब से है। अगर मैं यहाँ पे कॉल टू सबके लेता हूँ और इसको 3 3 के बराबर कर देता हूँ, एक्स्ट्रा हो गए। नीचे वाले देखो खुद ही नीचे आ गए, सेकंड रो में आ गए, खुद ही आ गए, मुझे देने की जरूरत नहीं पड़ी। 12 तक आता है, मैक्सिमम लिमिट 12 कॉलम की है। जैसे ऊपर उसके ऊपर होंगे नीचे आ जाएंगे। अब ये दोनों रो आपस में चिपकी हुई हैं, तो मैं यहाँ पर इसको PX 5 दिया था ना, तो मैं इसको P5 दे दूंगा। बेसिकली P5 तो पूरे उसमें आएगा। PX 5 है ना, तो मैं कॉल को बोल दूंगा, कॉल में बोल दूंगा कि भाई जितने भी कॉलम्स है ना, उनको पहले सारे सबको साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबको सेलेक्ट कर लिया, उन सबको मैं मार्जिन दे देता हूँ 2 की। सही है। अब 2 की मार्जिन दी तो इसमें जगह उस कॉलम की बची नहीं, तो वो नीचे चला गया। जगह उस कॉलम की बची ही नहीं, तो वो नीचे चला गया। मैं यहाँ पे इसको मार्जिन नहीं देता, फिर मैं इस तरह करता हूँ इसको कि 3 3 3, ये एक है मेरे पास, और ये 3 3 3, ये एक है। मैंने अभी मार्जिन टोटल पे दी थी ना। मैं क्या करूंगा,
मैं इसको टोटल पे नहीं दूंगा, मुझे सिर्फ ऊपर नीचे पे मसला हो रहा है ना, साइडों में तो मसला नहीं हो रहा। तो मैं पहले सारे सेलेक्ट करूंगा कॉल थ्री को, और उसके बाद बोलूंगा मार्जिन वाई एक्सिस पे 2 की दे दो। एक्स एक्सिस पे दूंगा तो बेसिकली 12 कॉलम जो है ना आपस में बिल्कुल चिपके हुए होते हैं 12, उसमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता। अगर मैं मार्जिन दूंगा तो एक स्पेस क्रिएट होगा, जैसे स्पेस क्रिएट होगा तो आखिरी वाले कॉलम के लिए बराबर की जगह नहीं बचेगी, कि ये बिल्कुल बराबर बराबर की जगह लेता है। अगर मैंने 3 3 कॉलम सबको दिए तो 3 कॉलम की वो पूरी जगह लेगा। अगर थोड़ी सी भी जगह कम मिली उसको तो वो नीचे चले आएगा, लेकिन उस जगह पे नहीं आएगा। हम्म। हट जाएंगे, खुद ही वापस आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। मैं समझा नहीं। नहीं नहीं, बल्कि ये वाला हटाने का और ये वाला हटाने को बोल रही हो ना, तो ये दोनों आप फिर पहले कार्ड पहले दो बन जाएंगे और ये दोनों फिर सेकंड लास्ट वाले बन जाएंगे। गिनती वैसे ही चलेगी, सीक्वेंस के हिसाब चलेगा। इससे इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि कौन पहले है कौन बाद में है। जो आप कार्ड हटाते जाओगे या जो कार्ड लगाते जाओगे वो खुद ही ऐड करते जाएगा, वो खुद ही रिमूव करता जाएगा। अच्छा, अभी तो ये समझ में आ गई होगा। सही है। अब याद होगा कि लास्ट हमने अपने जब वेबसाइट बना रहे थे, तो वेबसाइट में हमने एक काम किया था कि स्क्रीन को हाफ ऑफ किया था, और आधे पे इमेज रखी थी और आधे पे हमने उसका कंटेंट रखा था। याद है? डिटेल पेज बनाते वक्त, डिटेल पेज बनाते वक्त हमने आधे पे इमेज रखी थी, आधे पे कंटेंट रखा था। या चलो वो याद ना हो, वैसे अगर करेंगे तो कैसे करेंगे? हम एक मेन डिव लेंगे, फिर 2 डिव उसके अंदर रखेंगे, और दोनों डिव की विड्थ कितनी रख देंगे? 50-50%। और मेन वाली डिव को क्या बोलेंगे? डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो दोनों आपस में बराबर बराबर आ जाए। सही है। और 50-50% होने की वजह से दोनों बराबर बराबर हाफ हाफ हो जाती हैं। सही है। वही काम मैं यहाँ पे अब इसके ऊपर करने वाला हूँ, लेकिन मैं डिस्प्ले फ्लैग्स वगैरह कुछ नहीं लूंगा। मैं सिंपल एक रॉ लूंगा। अच्छा, डायरेक्ट क्लास भी अगर लेनी है तो आपने डिफ लिखा, डॉट के साथ रॉ लिख के एंटर करोगे तो क्लास देखो लिखी हुई आएगी मेरी। सही है। डिफ के साथ मैंने रॉ ले ली, और मैंने फिर एक डिफ ली कॉल 6 की, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। सही है। मेरे पास 2 डिफ आ गई कॉल 6 6 की, तो खुद ही हाफ हाफ हो गया। बीजी कलर ले लेते हैं दोनों में। बीजी यहाँ पे कर देते हैं प्राइमरी, और यहाँ पे कर देते हैं इन्फो। ठीक है। अब मेरी ये दोनों डिव्स क्या हो गई हैं? आधी आधी, दोनों में H1 रखता हूँ मैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2। ठीक है। दो अलग अलग सेक्शन बन गए मेरे पास, इसमें मैं जितनी चीजें लिखता चाहूँ बराबर के हाफ रहेंगे। मुझे 3 सेक्शन बनाने हैं, तो मैं कॉल 4, कॉल 4 और एक कॉल 4 और ले लूंगा। आ जाए। और इसका बीजी कलर मैंने क्या दे दिया? बीजी डार्क दे देता है। सही है। बीजी डार्क H1 सेक्शन 3। अब ये जाहिर सी बात है सेक्शन 3 तो नजर आने वाला नहीं है कि ब्लैक से, तो मैं इस H1 की क्लास क्या दे दूंगा?
टेक्स्ट वाइट। देखो सीएसएस के तो अभी टैग खोला भी नहीं है मैंने, ये सारा काम कर रहा हूं मैं सीएसएस का टैग खोले बगैर। अब मैं इसमें और भी चीज करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप पूरे पूरे ऑक्यूपाई करो। भाई मुझे एक 8 के बराबर चाहिए और एक 4 के बराबर चाहिए। अगर ये 8 ले लिया मैंने, ये 4 ले लिया, इसको मैंने हटा दिया, तब भी तो 12 ही हो रहा है। मैं इसको सिर्फ एक 8 के बराबर चाहिए, तब भी आएगा। मुझे ये ब्लू वाली जो चीज है ना, कि दोनों से सेंटर में चाहिए, दोनों जगह से बराबर बराबर सेंटर में हो, तो बेसिकली मैं इसके लिए डिस्प्ले फ्लैग इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन रॉ है ना, रॉ के लिए अब मैं कॉल्स 8 पर आऊंगा और मैं यहाँ पे आके अब मैं बोलूंगा एम एक्स ऑटो। मेरा जो कॉल 8 है वो बराबर बराबर दोनों जगह से क्या आ गया, सेंटर आ गया। ये सब किससे हो रहा है, बूटस्ट्रैप की मदद से। ठीक है। अब इसके अंदर मैं डेव लिखूं, इसके अंदर मैं कोई सेक्शन बनाऊं, इसके अंदर इमेजेस रखूं, ये सब मेरे ऊपर है। बैनर्स बनाऊं, तो ये हम सारा काम, अब कॉलम समझ लो आपका, वो डिस्प्ले फ्लैक्स वाला काम को खत्म कर देता है। आपको जो चीज चाहिए, आपने कॉल वो रॉ लिया और उतने कॉलम ले लिए जितने आपको सेक्शन बनाना है, जितना चौड़ा, 8 के बराबर बनाना है, 9 के बराबर बनाना है, पूरे 12 के बराबर बनाना है, कॉल 12 ले लो, उसके अंदर काम करोगे। इससे फर्क क्या है, कि जब ये साइज छोटा होता है, तो देख रहे हो मेरे कार्ड्स भी छोटे हो रहे हैं। लेकिन सर, ये पूरा छोटे होने के बाद कार्ड्स इतने छोटे छोटे से हो गए। हमने देखा है, हमने देखा है कि जब स्क्रीन छोटी होती है, अभी एक लाइन में 4 कार्ड आ रहे हैं, जब साइज छोटा होता है फिर एक लाइन में 3 आने लगते हैं, फिर 2 आने लगते हैं, और फिर लास्ट में जब बिल्कुल छोटे आता है तो फिर एक ही कार्ड आता है। सही है। इसे बोलते हैं ब्रेक पॉइंट्स। इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट्स। ये काम कैसे होता है, मैं यहाँ पे जहां पे मैंने कॉल 2 लिखा हुआ है ना, कॉल 3 लिखा हुआ है, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल डी से। सबको सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूं कि जब तक स्क्रीन बड़ी रहे, जब तक स्क्रीन बड़ी रहे तब तक 3 दिखाए, और उसके बाद पूरे 12 के कर दे, यानी हर कार्ड मेरे कॉल 12 के बराबर हो जाए। मैं यहां पर आके बस कॉल डैश LG डैश 3 कर दूंगा। ये मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। अब जब तक मेरी स्क्रीन बड़ी है ना, जब तक ये 3 दिखाएगा। जैसी मेरी स्क्रीन समझ लो 75% भी नीचे आएगी, वो एक एक कार्ड पूरे 12 12 कॉलम के बराबर कर देगा। एक एक कार्ड 12 12 कॉलम के बराबर कर देगा। कैसे, लार्ज कहाँ पे टूट रहा है, यहाँ पे टूट रहा है, इस जगह पर। जैसी इस स्क्रीन पे आई, हर कार्ड मेरा पूरे 12 कॉलम का है, पूरे 12। लेकिन मैंने कहा इस स्क्रीन पे भी मुझे 12 की नीड नहीं है। अगर एक रो में 2 भी आ जाएं या 3 भी आ जाएं तो चलेगा, दिखेगा। तो मैं बस क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक और ब्रेक पॉइंट लगा दूंगा 3 के बाद। अब मैं बोलूंगा जब तक स्क्रीन मीडियम में रहे, तो हर कार्ड किसके बराबर हो जाए, 4 के बराबर हो जाए। मतलब जगह ज्यादा घेरे, कॉलम ज्यादा घेरने लगे। अभी 3 3 कॉलम घेर रहा था, जब मैं 4 बोलूंगा तो मीडियम होने पे वो फिर 4 4 कॉलम घेरेगा, अपनी विड्थ को बढ़ा लेगा, यानी कार्ड बड़ा हो जाएगा फिर। अब देखो, पहले 4 आ रहा है, जैसे ही मीडियम तक पहुंचा, एक रो में कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि 4 4 4, एक रो में 4 4 के कॉलम के सिर्फ 3 ही कार्ड आ सकते हैं। मैंने ये तो बोला था। मैंने कहा जब आप इसको बोलो कि जब वो और छोटे साइज से पहुंचे,
तो एक कार्ड में, एक रो में सिर्फ दो ही कार्ड आए, दो कार्ड का मतलब क्या है? सिक्स। दो कार्ड का मतलब क्या है? सिक्स इस कॉलम। तो बस मैं उसको सिक्स कॉलम तो बोलूंगा, लेकिन उसके साथ उसका ब्रेक पॉइंट यानी SM लगा के बोलूंगा। SM 6। अभी तक तीन आ रहा है। जैसे ही वो स्मॉल पे पहुंचेगा, कितने हो गए? दो। और जैसे ही स्मॉल से भी आगे पहुंचेगा, एक बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जहां तक ब्रेक पॉइंट लगाओगे वहां तक तो उस हिसाब से चलेगा। जहां पे ब्रेक पॉइंट वो और छोटा होगा, वो खुद ही उसको पूरे कार्ड को 12 के बराबर कर देगा, 12 कॉलम के बराबर। और इस मोबाइल स्क्रीन में हमें इस तरह दिख रहा होता है। देख रहे हो? एक एक कार्ड दिख रहा है एक रो में। एक रो में एक ही कार्ड आ रहा है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ। और जब मैं इसको बड़ा करता हूँ, जब अगर टैबलेट यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास दो कार्ड आ रहे होंगे एक रो में। अगर मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन का, तो मेरे पास तीन कार्ड आ रहे होंगे। और अगर मैं बड़ी वाली LCD यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक रो में कितने आ रहे हैं? इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। इसे कहते हैं ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट आप हर जगह लगा सकते हो। अगर आपको कोई भी स्टाइलिंग किसी पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर डायमेंशन में करनी है, तो आप उधर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन है या पैडिंग है, वो मैंने 5 करी हुई है किसी वजह से। लेकिन लार्ज में 5 करी है, लेकिन अगर वो साइज छोटा होगा तो वो बुरी लगेगी 5। मैं उसको बोल सकता हूँ कि PLG 5, PMD 3, PSM 2। मतलब जैसे ही वो स्मॉल स्क्रीन में पहुंचेगा तो वो पैडिंग कितनी हो जाएगी फिर? 2 की हो जाएगी। जब वो मीडियम में पहुंचेगी तो कितनी पैडिंग होगी? 4 की होगी। और जब वो लार्ज पे होगी तो कितनी होगी? 5 की होगी। तो मैं इस तरह ब्रेक पॉइंट्स हर चीज में लगा सकता हूँ। बस मुझे हाइफन के साथ उसके ब्रेक पॉइंट जोड़ दूंगे बीच में। बीच में उसके ब्रेक पॉइंट जोड़ने होंगे। मैं एक काम करते हैं। यहां तक चीज क्लियर है? यहां तक कोई मसला? ब्रेक पॉइंट्स भी समझ में आ गए हैं। अब आप लोगों का काम ये है, मैं इसको यहाँ पे रोकता हूँ। सही है। इसको यहाँ पे रोक देते हैं। रिकॉर्डिंग